एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 5 एंड 6 मई 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूज है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ बात हो रही है आरईसी लिमिटेड की। ठीक है, आरबीआई ने आरईसी लिमिटेड को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप आईएफएससी गिफ्ट सिटी जो है गुजरात में, वहां पे आप अपनी सब्सिडरी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता क्या है? एनओसी, इन शॉर्ट एनओसी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है। इसमें बेसिकली ये लिखा होता है कि जो इशू कर रहा है ना, उसको जो भी डिटेल्स मेंशन्ड है इस डॉक्यूमेंट में, जो कुछ भी लिख रहा है, इनसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। आरईसी लिमिटेड की बात करें तो 1969 में बना था एंड इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में एंड इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विवेक कुमार देवांगन। अगला न्यूज है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी का लाइसेंस दे दिया है टू गेट वांटेज। गेट वांटेज एक मुंबई बेस्ड फिनटेक है। ठीक है, इनको एनबीएफसी का लाइसेंस मिल गया है कि अब ये एक एनबीएफसी की तरह काम करते हैं। एनबीएफसी बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो एक्चुअल में बैंक नहीं होती हैं, बट ये बैंक की तरह ही काम करती हैं लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इनको लाइसेंस मिला है कि ये भी अब लोन प्रोवाइड कर सकती हैं। अब हम बात करें कि कोई भी कंपनी को एनबीएफसी बनने के लिए, अगर उसको कोई कंपनी है, कोई फिनटेक कंपनी है, अगर उसको एनबीएफसी का लाइसेंस चाहिए तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, पहला चीज, वो जो फिनटेक कंपनी है वो कंपनीज एक्ट 2013 या 2016 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सेकंड थिंग ये है कि उसका मिनिमम नेट ओन फंड 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। अब मिनिमम नेट ओन फंड क्या होता है? नेट ओन फंड का मतलब वो मिनिमम कैपिटल है जो एनबीएफसी के पास होनी चाहिए अगर उसको एक लीगली ऑपरेट करना है, इस सेक्टर में रहना है। ठीक है, तो कम से कम उसके पास एक जो मिनिमम कैपिटल रहनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं नेट ओन्ड फंड। एंड तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है एनबीएफसी के लिए? अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उसके पास कम से कम कैपिटल 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अब हम आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई कब बना था? 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। डिप्टी गवर्नर्स हैं इसके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एमडी पात्रा एंड स्वामीनाथन जानकी रमन। अगला न्यूज है हमारा, आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया है। कौन से सेक्शन के थ्रू? अंडर सेक्शन 45W ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, इन्होंने सर्कुलर में क्या बोला है कि जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं, ठीक है, तो वो लोग भी अब अपनी पेरेंट कंपनी से फॉरेन करेंसी में बोरो कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होते हैं और दूसरे बैंक प्राइमरी डीलर्स होते हैं। ठीक है, तो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स क्या हैं? ये या तो किसी कमर्शियल बैंक की सब्सिडीज हैं या वो कमर्शियल बैंक हैं। ठीक है, और ये बेसिकली एक एनबीएफसी की तरह रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो इनको बोल दिया है कि आप अब फॉरेन करेंसी में बोरो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एक्सेस विड्रॉ करना है, ठीक है, आपको 5 दिन के अंदर अंदर चीजों को एडजस्ट करना होगा एंड मंथ एंड से 15 दिन पहले आरबीआई को आपको रिपोर्ट करना होगा।
अगला न्यूज है हमारा सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें इन्होंने बोला है कि हम रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को लेके आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हम किस किस को यहाँ पे बेसिकली अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं कि हम अपने यहाँ रिसर्च एनालिस्ट को अपॉइंट करेंगे एंड जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनको अपॉइंट करेंगे। तो इसके लिए क्या क्या रिकॉग्निशन के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए? पहली चीज, वो जो पर्सन है या जो भी कंपनी रहेगी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, वो जो फर्म रहेगी, वो कम से कम 15 साल से कंटिन्यू ऑपरेशन में हो, 15 साल से उसमें वर्क चल रहा हो, ठीक है, सर्विस में हो 15 साल से। दूसरी चीज, उसकी जो नेट वर्थ होनी चाहिए वो 200 करोड़ रुपए होनी चाहिए। तीसरा, वो जो फर्म है या जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, ठीक है, उसके नेशन वाइड टर्मिनल्स एंड इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स होने चाहिए कम से कम 20 सिटीज में, ठीक है, एटलीस्ट 20 सिटीज में इसके सर्विस सेंटर्स होने चाहिए। एंड दूसरा, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनके पास ऐसा फैसिलिटी रहना चाहिए, ऐसा फ्रेमवर्क रहना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी करें। अगला हम पढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो हिंदू मैरिज है, ठीक है, जो हिंदुओं में शादियां होती हैं, वो अगर एक रस्म है, कुछ रस्में हैं, कुछ सेरेमनीज हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, अगर वो नहीं करे जाएंगे तो हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है। तो उसी में एक रस्म होती है सप्तपदी। सप्तपदी यानी कि 7 फेरे, 7 फेरे वाली जो रस्म है, जिसमें कि ब्राइड एंड ग्रूम क्या करते हैं, जो अग्नि होती है उसके 7 राउंड लगाते हैं, ठीक है। तो कौन से सेक्शन के थ्रू बोला है इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 7 है उसके तहत बोला है कि अगर हिंदुओं में अगर शादियों में ये वाली रिचुअल नहीं करी जाएगी तो उस शादी को वैलिड नहीं मान। अगला हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। तो यहां बात हो रही है यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है। इन्होंने एक फंड निकाला है जिसका नाम रहेगा यूएनएचसीआर क्लाइमेट रेजिलियंस फंड, ठीक है। इस फंड के थ्रू इनका क्या एम है, ये चाहते हैं कि हम 2025 तक $100 मिलियन रेज कर लें, जिससे कि जो रेफ्यूजीज हैं या जो भी डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे क्लाइमेट चेंज में जैसे प्रॉब्लम हो जाता है, तो जो भी रेफ्यूजीज होते हैं या जो भी डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज होती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इस प्लान के अंदर इनके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली। एक तो प्रोटेक्शन है, दूसरा है सॉल्यूशंस, थर्ड है रेजिलियंस एंड फोर्थ है एडेप्टेशन। अब हम बात करें, ये बना था 1950 में एंड इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में एंड इसके हाई कमिश्नर हैं फिलिपो ग्रैंडी। अगला हम पढ़ते हैं कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। जोश रॉल मोलिनो ये बने हैं पनामा के प्रेसिडेंट एंड ये किसको रिप्लेस करेंगे? लॉरेंटेनो कॉर्डिजो। पनामा जो है उसकी कैपिटल है पनामा सिटी एंड करेंसी है बाल्बोआ। अगला अपॉइंटमेंट न्यूज है हमारा डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य, ये बने हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ये बना था 1995 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है एंड ये जो शुभ्रांशु शेखर आचार्य है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? विपुल गोयल को। नाउ अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से एग्रीमेंट्स एंड डील साइन हुई हैं, ठीक है। तो 2 लोगों के बीच में डील साइन हुई है। पहले हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं इंडिया के एंड दूसरे हैं तोयम राया, ये ऑडिटर जनरल हैं नेपाल के, ठीक है। किस लिए हुई है? बेसिकली इनके बीच में जो डील हुई है वो साइन हुई है फॉर द एक्सपर्टीज इन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस बिटवीन द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ऑफ बोथ द कंट्रीज, ठीक है। इन दोनों कंट्रीज के जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस हैं
वहां ये चाहते हैं कि दोनों की जो एक्सपर्टीज हैं वो एक दूसरे को एक्सचेंज की जाए, ठीक है। वहां के जो लोग हैं वो वहां की चीजें सीखें और वहां के लोग वहां की चीजें सीखें। नेपाल की बात करें तो कैपिटल है काठमांडू एंड करेंसी है नेपालीज रुपी। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल एंड प्राइम मिनिस्टर है पुष्पा कमल दाहल। अगला हम पढ़ते हैं डिफेंस एक्टिविटीज। तो यहां बात हो रही है इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स को एयरबस डिफेंस एंड स्पेनजे एक एयरक्राफ्ट मिला है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है C-295 और ये दूसरा है। इससे पहले भी मिला था आईएएफ को एंड ये दूसरा है एयरक्राफ्ट है। इसकी कैपेसिटी कितनी है 9 टन्स एंड इसका मैक्सिमम स्पीड है 480 किलोमीटर्स पर आवर। जो पहला एयरक्राफ्ट जो था इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ था वो होगा 2026 में। इंडियन एयरफोर्स की बात करें 1932 में बना था ये। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड एयर स्टाफ के चीफ हैं विवेक राम चौधरी। अगला न्यूज है हमारा लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। तो यहां हम बात करेंगे आईसीसी ने बोला है कि जो मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा 2024 में उसके लिए एक ऑफिशियल एंथम निकाला है। उसका टाइटल रहेगा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ये कब से कब तक होगा 1 से 29 जून में होगा एंड वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में। अगला न्यूज है हमारा इंडियन सुपर लीग फाइनल। इंडियन सुपर लीग फाइनल की बात कर रहे हैं। ये हुआ था एट विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम इन कोलकाता। इस लीग में क्या हुआ था, जो मुंबई सिटी एफसी फुटबॉल क्लब है इन्होंने मोहन बाग को हराया था, ठीक है, जो कि एक सुपर जाइंट है, यानी कि हर बार यही जीतते हैं मोस्टली। विनर को इसमें 6 करोड़ रुपए का प्राइज दिया जाएगा, बाकी जो सेकंड आएगा उसको 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं आईएसएल लीग के विनर कौन है, कौन सा अवार्ड है और विनर कौन है। अवार्ड है हमारा आईएसएल लीग विनर, ये है मोहन बैगन सुपर जाइंट। एंड आईएसएल कप के विनर कौन है, मुंबई सिटी एफसी, ठीक है। या कंफ्यूज मत होना, आईएसएल लीग अलग चीज है, आईएसएल कप अलग चीज है। गोल्डन बॉल फॉर बेस्ट प्लेयर ये किसको मिला है, डिमिट्रियोस पेट्राटोस फ्रॉम मोहन बैगान। गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है, ये दिया जाता है टॉप गोल स्कोरर को, जिसने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए हैं। ये मिला है डिमिट्रीज डायमेंटिकोस फ्रॉम केरला ब्लास्टर, इन्होंने 13 गोल्स किए हैं। अगला हमारा गोल्डन ग्लव, ये मिलता है बेस्ट गोलकीपर को, ये मिला है फूरबा लाचेनपा फ्रॉम मुंबई सिटी। अगला है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग का इमर्जिंग प्लेयर कौन है, विक्रम प्रताप सिंह फ्रॉम मुंबई। बेस्ट पिच है जमशेदपुर एफसी। ग्रास रूट्स अवार्ड मिला है एफसी गोवा एंड बेस्ट एलिट यूथ प्रोग्राम बैंगलोर ईसी। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडियन सुपर लीग की, तो इसमें 13 टीम्स खेलती हैं। ये बना था 21 अक्टूबर 2013 एंड पहली बार ये 2014 में खेला गया था एंड ये इसका 10th एडिशन है। अगला न्यूज है हमारा रियल मैड्रिड, इनको मिला है ला लीगा 2023-24 सीजन का जो अवार्ड है वो मिला है रियल मैड्रिड को, इन्होंने हराया है कैडिस को एंड रियल। अगला हम पढ़ते हैं अवार्ड्स एंड ओनर्स। तो यहां बात हो रही है MAPIC इंडिया शॉपिंग सेंटर एंड समिट अवार्ड्स 2024, ठीक है। तो इसमें वेगास मॉल को मिला है मोस्ट एडमायर्ड शॉपिंग सेंटर ऑफ द ईयर, ठीक है। साल का मोस्ट एडमायर्ड शॉपिंग सेंटर का अवार्ड दिया है वेगास मॉल को, ठीक है। और ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी वो हुई थी एट JW मैरियट एरो सिटी न्यू दिल्ली। अगला न्यूज है हमारा फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंडिया एफिलिएट, ठीक है, इनको मिला है टॉप एम्प्लॉयर का अवार्ड फॉर द 5th टाइम कंसेक्यूटिव, यानी कि लगातार इनको 5वीं बार ये अवार्ड दिया गया है। अगला हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो यहां बात हो रही है इंटरनेशनल नो डाइट डे, ये मनाया जाता है 6 मई को एंड इसका थीम है एम्ब्रेस योरसेल्फ
रिजेक्ट डाइट कल्चर, लव यू। अगला हम पढ़ते हैं रीसेंट स्टेट अफेयर्स। तो यहां बात हो रही है उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने स्टार कैप्स के साथ में टाई अप किया है टू इंट्रोड्यूस नक्षत्र सभा। ठीक है, नक्षत्र सभा बनाने के लिए जो कि एस्ट्रो टूरिज्म का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। एंड बेसिकली जो एस्ट्रो टूरिज्म है इसको अपन एस्ट्रोनॉमिकल टूरिज्म भी बोलते हैं। ये क्या है? ये एक नेचर बेस्ड टूरिज्म है जो कि रिलेट करता है विद द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, स्पेस एंड फिजिकल यूनिवर्स। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी कैपिटल गढ़सैन है समर में, एंड विंटर में इसकी कैपिटल होती है देहरादून। इसके चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। और यहाँ पे कौन कौन सी नेशनल पार्क्स हैं? रामगंगा नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड गोविंद पाशु नेशनल पार्क। अब हम यहाँ पे एक सेपरेट न्यूज है उसको पढ़ते हैं। यहाँ बात हो रही है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग है इंदुलेखा। ठीक है, इसकी पहली ऑथेंटिक कॉपी रिवील करी गई है कहां पे? केरला के किलीमनूर पैलेस में। तो आज के लिए बस इतना ही, यही हम सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।